नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना यानी सीड योजना शुरू की। शिक्षा मंत्रालय ने प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अभाव है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद पहली बार एक महिला रोगी का HIV संक्रमण ठीक होने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई और भूस्थानिक डेटा जारी करने की पहली वर्षगांठ मनाई गई। और आइए अब खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना यानी सीड योजना शुरू की है। सीड योजना विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक छत्र योजना है। इस योजना के 4 घटक हैं। पहला घटक है शैक्षिक सशक्तिकरण। इसके तहत इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, MBA आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। आय सृजन में सहायता के लिए आजीविका के विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना की समय अवधि 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की है। विमुक्त जातियां यानी वे समुदाय जिन्हें औपनिवेशिक युग के आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 को निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को विमुक्त घोषित कर दिया गया। बाद में इसके स्थान पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 पारित किया गया। DNTs के लिए अन्य कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2008 में रेनके आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 में श्री भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था। घुमंतु और अर्ध घुमंतु वे जनजातीय समुदाय होते हैं जो सामान्य तौर पर मौसम के आधार पर अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करना है। इस योजना का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्या कौशल प्रदान करना है। साथ ही 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है। ये घटक हैं महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अब से प्रौढ़ शिक्षा की बजाय सभी के लिए शिक्षा शब्दावली का उपयोग किया जाएगा। ये योजना वित्तीय वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए शुरू की गई है। आधारभूत साक्षरता और संख्या कौशल का लक्ष्य ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों तक पहुंचना है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं के तहत ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर लोगों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता संबंधी शिक्षा प्रदान करेगी। योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यकों या दिव्यांगजनों या वंचित, घुमंतु, निर्माण श्रमिकों, मजदूरों आदि श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके फोकस क्षेत्र हैं आकांक्षी जिले, राष्ट्रीय या राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले और 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले। इस योजना का कुल खर्च है 1037.90 करोड़ रुपए। इसमें 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपए का राज्य हिस्सा शामिल है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस योजना की आवश्यकता क्यों है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके बावजूद एक अनुमान के अनुसार 18.12 करोड़ वयस्क व्यक्ति अभी भी गैर साक्षर हैं। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अभाव।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि भारत वर्तमान में सौर अपशिष्ट को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का एक हिस्सा मानता है। ये इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं करता है। सौर अपशिष्ट बेकार पड़े सौर पैनलों आदि द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक वैश्विक फोटोवोल्टिक अपशिष्ट की मात्रा 78 मिलियन टन तक हो जाएगी। निकट भविष्य में भारत फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शीर्ष 5 देशों में से एक हो सकता है। यदि इस अपशिष्ट को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में वापस उपयोग किया जाता है तो पुनर्प्राप्त सामग्री का मूल्य वर्ष 2050 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं भारत में सौर अपशिष्ट संबंधी तथ्यों के बारे में। दरअसल सौर पैनलों की अनुमानित उपयोग योग्य अवधि 25 वर्ष है और हम सभी जानते हैं कि भारत के सौर निर्माण उद्योग का आरंभ वर्ष 2010 में हुआ था। इसलिए अधिकांश स्थापित सौर प्रणालियां अपनी कार्य अवधि में ही हैं। ऐसे में फिलहाल बड़ी मात्रा में सौर अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। हालांकि सौर पैनल मॉड्यूल परिवहन, स्थापना और संयंत्र संचालन के दौरान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सौर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे फोटोवोल्टिक पैनलों के लिए संधारणीय संपूर्ण उपयोग अवधि तक प्रबंधन नीतियां तैयार की जानी चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए। विद्युत खरीद समझौते के तहत पर्यावरण के अनुकूल निपटान और सौर अपशिष्ट पुनर्चक्रण को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सौर अपशिष्ट के लैंडफिल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अन्य देशों में सौर अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों के बारे में बात करें तो यूरोपीय संघ ने विशेष रूप से फोटोवोल्टिक अपशिष्ट के लिए विनियमों को अपनाया है। वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियम को अपनाया गया है। जापान और दक्षिण कोरिया ने विशेष तौर पर फोटोवोल्टिक अपशिष्ट की समस्या के समाधान के लिए समर्पित कानून बनाने का संकेत दिया है। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत से। स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद पहली बार एक महिला रोगी का HIV संक्रमण ठीक होने का मामला सामने आया है। अमेरिका में स्टेम सेल प्रत्यारोपण से HIV संक्रमित एक महिला के ठीक होने का मामला सामने आया। इस तकनीक से HIV से ठीक होने वाली वो विश्व की पहली महिला और तीसरी व्यक्ति है। महिला को स्टेम सेल दान करने वाले व्यक्ति में एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार वायरस का प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से मौजूद था। HIV एक ऐसा वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। यदि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का उपचार नहीं किया जाता है तो ये एड्स का कारण बन सकता है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण को अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रोगी को क्षतिग्रस्त स्टेम सेल को हटाने के लिए स्वस्थ स्टेम सेल प्राप्त होते हैं। स्टेम सेल के प्रत्यारोपण के कई प्रकार हैं। ऑटोलॉगस प्रत्यारोपण में रोगी के शरीर की ही स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं को निकालकर उनका उपचार किया जाता है, फिर रोग के खत्म होने के बाद उसे शरीर में दोबारा से स्थापित कर दिया जाता है। वहीं एलोजेनिक प्रत्यारोपण के तहत स्टेम सेल किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होता है, जिसे डोनर या दाता कहा जाता है। स्टेम सेल विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं। ये कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं जैसे कि मांसपेशी कोशिकाओं और मस्तिष्क कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है। ये गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ये शरीर में विशेष कार्य नहीं कर सकती। स्टेम सेल के 3 मुख्य प्रकार हैं। भ्रूण स्टेम सेल, ये भ्रूण के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती रहती है जब वो एक बच्चे के रूप में विकसित होता रहता है। दूसरी होती है एडल्ट स्टेम सेल्स यानी वयस्क स्टेम सेल। ये जीव की वृद्धि करने पर नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती हैं, साथ ही क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं को भी हटाने का कार्य करती हैं। और तीसरी होती हैं इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। इस स्टेम सेल को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाते हैं। एलोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण प्रक्रिया के तहत सबसे पहले दाता कोशिकाओं का संग्रह किया जाता है। रक्त दाता के रक्त या अस्थि मज्जा या गर्भनाल से एकत्र किया जाता है। रोगी के हाथ की नस से रक्त लिया जाता है। अस्थि मज्जा को एक ऑपरेटिंग कक्ष में अनुत्पादक परिस्थितियों में हटा दिया जाता है। इस दौरान रोगी सामान्य बेहोशी में होता है। ऐसा कभी भी किया जा सकता है। जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल से रक्त एकत्र किया जाता है। गर्भनाल से दान किए गए रक्त का परीक्षण किया जाता है। भविष्य में उपयोग के लिए रक्त को एक पब्लिक कार्ड ब्लड बैंक में कार्ड ब्लड यूनिट के रूप में प्रशीतित और संग्रहित किया जाता है। दूसरा है प्रसंस्करण। दाता के रक्त को एक मशीन के माध्यम से संसाधित किया जाता है जो स्टेम कोशिकाओं को हटा देता है।
शेष रक्त फिर दाता को वापस कर दिया जाता है। तीसरा स्टेप होता है अनुकूलन और उपचार का। इसके तहत शेष कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए विकिरण चिकित्सा के साथ या उसके बिना रोगी को हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है। इससे शरीर को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद दान की गई कोशिकाओं के साथ अनुकूलन में मदद मिलती है। और चौथा स्टेप होता है रोगी को रक्त चढ़ाने का। इसके तहत रक्त वाहिका में रखे कैथेटर के माध्यम से डोनर से प्राप्त स्टेम सेल्स को रोगी में वापस डाल दिया जाता है। स्टेम सेल्स अस्थि मज्जा तक जाती हैं और नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शुरू करती हैं। एक बार डोनर से स्टेम सेल एकत्र किए जाने के बाद कोशिकाओं को क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट के साथ मिला दिया जाता है ताकि ये जमी हुई अवस्था में रह सकें। बाद में एक बार जब रोगी की पहचान हो जाए और कोशिकाओं की आवश्यकता हो तो कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए पिघलाया जा सकता है। अगली खबर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई। भारत में एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद से प्रस्तावित है। NMSC यानी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करेगा। कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इसकी सिफारिश की थी और इस तरह से भारत को लंबे समय से NMSC की आवश्यकता रही है। NMSC समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होगा। ये भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में इन एजेंसियों द्वारा कभी कभी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर दिया जाता है। इससे इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए भारतीय समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। भारत के पास 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्र तट रेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इस तरह भारत सदियों से भारत की सुरक्षा एवं समृद्धि में समुद्री क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका की अनदेखी करता रहा है। महत्वपूर्ण कच्चे तेल सहित 70% से अधिक भारतीय व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। आपको बता दें कि चीन समुद्र आधारित सुरक्षा सिद्धांत का पालन कर रहा है। वो पाकिस्तान, म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं समुद्री सुरक्षा के लिए किए गए अन्य उपायों के बारे में। इसके लिए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर पहल प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित हिंद महासागर नीति का विषय है। वाइड शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत पर समझौते भी संपन्न किए गए हैं। कोविड काल में ऑपरेशन सागर 1 और सागर 2 के माध्यम से तटीय निगरानी, रडार प्रणाली और चिकित्सा आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में समुद्री डकैती रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बलों ने पोतों की तैनाती की है। भूस्थानिक डेटा जारी करने की पहली वर्षगांठ मनाई गई। भूस्थानिक डेटा जारी करने की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो 6 लाख से अधिक गांवों का मानचित्र तैयार कर रही है। इसके अलावा 100 भारतीय शहरों के अखिल भारतीय 3D मानचित्र भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी शब्द आधुनिक उपकरणों की एक श्रेणी का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण में किया जाता है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों के कई प्रकार हैं, जैसे कि सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग। इसमें अंतरिक्ष से एकत्र की गई छवियां और डेटा शामिल होता है। इसमें एयरबोर्न कैमरा और सेंसर प्लेटफॉर्म भी उपयोग किए जाते हैं। दूसरी प्रणाली है भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS। ये डेटा के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर उपकरण जो कि भू संदर्भित होते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक विशेष स्थान पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS, ये उपग्रहों का उपयोग करके नेविगेशन में सहायक प्रणाली है। और आखिरी है इंटरनेट मैपिंग तकनीक। इसे गूगल अर्थ जैसे प्रोग्राम में उपयोग किया जाता है। पिछले वर्ष 2021 में भूस्थानिक डेटा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनमें मानचित्र सहित भूस्थानिक डेटा और भूस्थानिक डेटा सेवाओं के सृजन एवं प्राप्ति संबंधी दिशा निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा सरकार प्रारूप राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति और भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे मौसम विज्ञान में ये विशेष क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करने में उपयोग हो सकता है। कृषि के लिए एक चयनित भूभाग पर वनस्पति की स्थिति का आकलन करने में,
स्वास्थ्य देखभाल में महामारी के प्रकोप के क्षेत्रों की निगरानी में, वानिकी के तहत वनाग्नि और वनों की कटाई का पता लगाने और बड़े पैमाने पर वनाग्नि को रोकने में तथा परिवहन क्षेत्र में स्थान और आगमन के समय की जानकारी, रूट मेकिंग और नेविगेशन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBP रूट। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट यानी IBP मार्ग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हल्दिया से असम के पांडु तक इस्पात उत्पादों की पहली खेप को रवाना किया गया। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किया गया था। इसका अंतिम नवीनीकरण वर्ष 2015 में 5 वर्षों के लिए किया गया था। इसमें 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए इसके स्वतः यानी ऑटोमेटेड नवीकरण का प्रावधान किया गया था। इसके तहत एक देश के अंतर्देशीय जहाज दूसरे देश के निर्धारित मार्गों के माध्यम से पारगमन कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिलेक्शन असिस्टेंस एंड असेसमेंट टीम यानी UNSET 2022 से 24 पहली बार UNSET या संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा 2022 से 2024 के लिए सूचीबद्ध 69 सदस्यीय पैनल में 25% से अधिक महिला पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। ये सदस्य कई अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों से संबंधित हैं तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें साइप्रस, दक्षिण सूडान और माली सहित विदेशों में 5 भारतीय मिशनों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। UNSET परीक्षा का आयोजन गृह मंत्रालय करता है। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनाती के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना न्यूनतम आवश्यकता योग्यता है। केंद्रीय मोटर वाहन दूसरा संशोधन नियम 2022। संशोधित नियमों के अनुसार वर्ष 2023 से मोटरसाइकिल के चालक को 9 महीने से 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पीछे की सीट पर ले जाते समय कई सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि बच्चे को मोटरसाइकिल के चालक से अटैच करने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाएगा। ये एक ऐसा जैकेट है जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे का ऊपरी हिस्सा चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा रहे। चालक को ये सुनिश्चित करना होगा कि पीछे बैठने वाला बच्चा अपना क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहने जो उसके सिर पर फिट बैठता हो। 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे को पीछे की सीट पर बिठाकर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्षमता विकास योजना मंत्रिमंडल ने 3,179 करोड़ रुपए के खर्च के साथ योजना को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। क्षमता विकास योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य विश्वसनीय और समय पर आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता को सक्षम बनाने के लिए अवसंरचनात्मक, तकनीकी और कार्यबल से जुड़े संसाधनों को बढ़ाना है। इसमें 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता के तहत विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए राज्य स्तरीय सांख्यिकी प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता एवं संचालन में सुधार करना है। वहीं आर्थिक जनगणना के तहत ये भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सभी गैर कृषि आर्थिक प्रतिष्ठानों की पूरी गणना प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन योजना। भारतीय वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है। इसका विकास पर्स योजना के तहत प्रदान की गई अवसंरचना सहायता के माध्यम से किया गया है। पर्स योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2009 में विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस परियोजना की सहायता अवधि 4 वर्ष है। इसके वित्त पोषण की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 75% और मेजबान संस्थान 25% का योगदान करते हैं। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, ये एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से किए गए अस्थि ढांचे के आकलन के आधार पर किसी व्यक्ति का आयु निर्धारण परीक्षण है। आपराधिक दायित्व सुनिश्चित करने के लिए आयु निर्धारण में परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस परीक्षण से ज्ञात आयु के आधार पर कानून व्यक्तियों से अलग तरह का व्यवहार करता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि परीक्षण को त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता। ये किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की आयु निर्धारित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। प्लूटो का वायुमंडलीय दबाव। वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव का सटीक मान प्राप्त किया है।
ये पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से 80,000 गुना कम है। इसकी गणना प्लूटो द्वारा तारकीय ग्रहण के पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों से की गई थी। तारकीय ग्रहण तब घटित होता है जब एक खगोलीय पिंड और पर्यवेक्षक के बीच से कोई अन्य खगोलीय पिंड गुजरता है। इससे वो पर्यवेक्षक की दृष्टि से छिप जाता है। इस डेटा की गणना देवस्थल नैनीताल में स्थित 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप दूरबीनों का उपयोग करके की गई थी। DOT भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। इथियोपिया, इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया की संसद ने आपातकाल समाप्त कर दिया है। इसे टाइग्रे विद्रोहियों द्वारा राजधानी में प्रवेश करने की धमकी देने के बाद लगाया गया था। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर स्थित है। ये एक भू-आबद्ध देश है। इसके उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में दक्षिण सूडान और सूडान स्थित है। इथियोपिया की जलवायु उच्च भूमि क्षेत्रों में समशीतोष्ण से लेकर तराई क्षेत्रों में उष्ण तक भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट रास डेजेन है, या इसको दाशे भी कहा जाता है, जबकि निम्नतम बिंदु डानाकिल डिप्रेशन है। इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है टाना झील। ये नीली नील नदी का उद्गम स्रोत है। इथियोपिया की प्रमुख नदियां हैं नीली नील, ओमो और अवाश। अफ्रीकी संघ और अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के मुख्यालय अदीस अबाबा में स्थित हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्री गुरु संत रविदास। प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के दर्शन किए। वो भारत में 15वीं शताब्दी के दौरान सक्रिय रहे एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। संत रविदास उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने निचली जाति के लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए थे। उन्हें मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। संत रविदास जाति और रंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध थे। उन्होंने महान कार्यों को करने पर बल दिया। वेलु नचियार। सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक जारी की है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इसमें शिव गंगा की रानी वेलु नचियार का भी उल्लेख किया गया है। उन्हें तमिलों द्वारा वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। वो रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। रानी वेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध करने वाली पहली भारतीय रानी थी। वे वलारी और सिलंबम जैसी कई युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित थी। वे कुशल घुड़सवार और तीरंदाज थी। इसके अलावा उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू भाषा का बेहतर ज्ञान था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। टीकाकरण अवश्य करवाएं। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।